हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन यानी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जब हम बिज़नेस करने की सोचते हैं यानी बिज़नेस करने का विचार करते हैं कि हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमें बिज़नेस शुरू करते समय यानी बिज़नेस हमें करना है तो उससे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें किस तरह का बिज़नेस करना है। यानी हम उस बिज़नेस का अकेले मालिक बनना चाहते हैं या हम 2-3 लोगों को और शामिल करना चाहते हैं या फिर हम बहुत सारे लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ठीक है? इसका मतलब है कि आप बिज़नेस कितना बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं या बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है? तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एकाकी व्यापार क्या होता है, यानी जिसमें सिर्फ़ अकेला व्यक्ति ही मालिक होता है। साझेदारी क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लगे होते हैं। और कंपनी जो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। और न्यूनतम व्यक्ति यानी कम से कम 7 या 2 होते हैं, यानी सरकारी कंपनी में 7 और निजी कंपनी में 2। ठीक है? तो देखो इसमें क्या है कि एक तो होता है एकाकी व्यापार, एक होता है साझेदारी व्यापार, एक होता है कंपनी। ठीक है? इसके बारे में हम पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन-सा है? जब कोई व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि इसमें से अच्छा कौन-सा रहेगा मेरे लिए, ठीक है? तो वो ये सोचते समय लेकिन उसको ये फिर सलाह दी जाती है कि वो उसके पास जो भी साधन है, उसके पास जितनी पूँजी है, वो उन सब के बारे में सोचने के बाद ही बिज़नेस को चूज़ करे कि उसे किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए। जैसे देखो, छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार यानी अगर वो चाहता है कि वो छोटे पैमाने के व्यापार करे, यानी उसका बिज़नेस बहुत छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, तो उसे एकाकी व्यापार करना चाहिए। मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए साझेदारी, ये मतलब वो चाहता है कि ज़्यादा छोटा भी ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, तो साझेदारी। और अगर वो बड़े स्तर के व्यवसाय के लिए मतलब बड़ा स्तर का व्यापार करना चाहता है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान बेचना चाहता है, तो कंपनी संगठन को अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और वो ये सोच रहा है कि उसे किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए, तो उसको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप छोटा पैमाने पे बिज़नेस करना चाहते हो, तो एकाकी व्यापार कर सकते हो, जिसमें वो अकेला व्यक्ति मालिक होगा। अगर वो मध्य स्तर यानी बीच के स्तर का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे साझेदारी व्यवसाय की सलाह दी जाती है। और अगर वो चाहता है कि वो बड़े स्तर पे करे यानी बड़ी मात्रा में करे, तो उसे कंपनी संगठन स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है। ठीक है? तो देखो हम पढ़ेंगे व्यवसाय संगठन के स्वरूप का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है, जब वो बिज़नेस करने के बारे में सोचता है, जब उसके दिमाग में विचार आता है कि उसे बिज़नेस करना है, तो उसे बिज़नेस करते समय भी यानी बिज़नेस शुरू करते समय, जब बिज़नेस चूज़ करते समय उन्हें इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही बिज़नेस चूज़ करना चाहिए कि उसे किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है। एकाकी व्यापार करना है, कंपनी करनी है, साझेदारी करनी है। ठीक है? तो ये जो हम अभी पढ़ेंगे, ये है कि आपको इन बातों को ध्यान रखने के बाद किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो आपको समझ आ जाता है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस स्टार्ट करते समय ध्यान रखने बातें हैं, ये हैं कि आप जब बिज़नेस चूज़ करते हुए किस तरह का फ़ॉर्म, किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार या कंपनी स्टार्ट करनी है, किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है। जब ये बात सोचते हो, तब इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है? तो देखते हैं कौन-कौन सी हैं। पहला है व्यवसाय का प्रकार और आकार। व्यवसाय के प्रकार और उसके भविष्य में विस्तार की संभावना को समझे। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि आपको किस तरह का बिज़नेस करना है, तो आपको ये सोचते हो कि फ्यूचर में जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, वो फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं? उसके बढ़ने की संभावना है या नहीं? ठीक है? उसका विस्तार होगा या नहीं? उसका विकास होगा या नहीं? वो ग्रोथ करेगा कि नहीं? या आप उसकी जो संभावना है कि मान लो आप किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करो, पहले उसको मार्केट में चेक करो कि वो फ्यूचर में आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा या नहीं। ठीक है? छोटे व्यवसाय के लिए एकल स्वामित्व और बड़े व्यवसाय के लिए कंपनी। यानी जैसे पहले तो आपने सोचा कि जो बिज़नेस आप सोच रहे हो कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा या नहीं, बढ़ेगा कि नहीं, आप मार्केट में चेक करोगे। उसके बाद आप सोचो कि फिर अगर आप छोटा बिज़नेस करोगे, तो आपको एकाकी व्यापार शुरू करना होगा और आप चाहते हो कि बड़े स्तर पे व्यापार करो, तो कंपनी है। मतलब कंपनी उपयुक्त रहती है। ठीक है? यानी आकार और प्रकार। दूसरा है पूँजी की आवश्यकता। देखो पूँजी जो है बिज़नेस की सबसे महत्वपूर्ण वो होती है, अंग होती है, उसका भाग होता है बिज़नेस का। क्योंकि इसके बिना तो हम बिज़नेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते ना, ठीक है? क्योंकि पूँजी की आवश्यकता यानी पूँजी की ज़रूरत व्यवसाय के हर पैमाने और उसकी मतलब कैसा भी बिज़नेस स्टार्ट करो, छोटा करो, बड़ा करो, मध्य करो, पूँजी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है?
लेकिन पूँजी कितनी लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, उसके पैमाने और प्रकृति पर निर्भर करता है। पैमाने यानी कितना बड़ा बिज़नेस है आपका, उसकी मात्रा कितनी बड़ी है, यानी एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है। और प्रकृति यानी कि आप किस तरह का माल बेच रहे हो उसके अंदर, ठीक है? तो उस पे निर्भर करती है पूँजी। व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए कितनी पूँजी की आवश्यकता होगी, यानी आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले ये देखना है कि आपके पास कितनी पूँजी है और आप कितनी पूँजी इकट्ठी कर सकते हो। लोन लेकर या उधार लेकर कितनी पूँजी इकट्ठी कर सकते हो, पहले वो सोचा जाता है। पूँजी जुटाने और स्रोतों पर विचार करें, यानी कि आप जब पूँजी आपने सोच लिया कि आपको इतनी पूँजी की ज़रूरत होगी इस तरह के बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो आपको फिर ये सोचना है कि वो पूँजी आएगी कहाँ से? आपको जुटाने की आपको आएगी कहाँ से? अगर आप कंपनी स्टार्ट करोगे तो आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो। आप साझेदारी या फिर एकाकी व्यवसाय स्टार्ट करोगे तो आप सिर्फ़ उधार ले सकते हो। ठीक है? तो आपको पूँजी के बारे में सोचना पड़ता है। उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। फिर है स्वामियों का दायित्व, यानी जो मालिक होंगे उस कंपनी में, उनके दायित्व क्या होंगे, उनकी लायबिलिटी क्या होगी। 2 होते हैं ना दायित्व, एक असीमित और एक सीमित। असीमित दायित्व क्या होता है कि अगर कंपनी या फिर फर्म लोन में डूब जाती है, तो जो लेनदार हैं जिनसे कंपनी ने लोन लिया है, वो अपना पैसा वसूलने के लिए इन मालिकों के बिज़नेस के साथ-साथ इनकी पर्सनल लाइफ़ में भी इंटरफेयर करेगी और अपना पैसा वसूल सकती है। और सीमित दायित्व में क्या होता है कि वो सिर्फ़ बिज़नेस तक ही रहेगी और बिज़नेस का पैसा ही ले सकती है। बिज़नेस में जितना भी इन स्वामियों यानी मालिकों का, ओनर्स का पैसा लगा होगा, सिर्फ़ वही वसूल सकती है, बाकी इन्हें घर तक नहीं आ सकती है, वो होता है सीमित दायित्व, ठीक है? व्यवसाय के मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति कितनी सुरक्षित है, यानी अगर आप चाहते हो कि जो उस कंपनी के जो ओनर होंगे, उनकी संपत्ति यानी उनका जो संपत्ति यानी जो एसेट्स वग़ैरह हैं, वो सुरक्षित रहें, तो आपको सीमित दायित्व रखना होगा, ठीक है? और सीमित दायित्व किसमें होता है? कंपनी में, यानी बड़े स्तर के व्यवसाय में। और अगर आप चाहते हो कि असीमित रहे, तो वो आप साझेदारी या एकाकी व्यवसाय में होता है, ठीक है? यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक है तो कंपनी, और यदि जोखिम कम हो तो एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यवसाय का चुनाव करना उचित होगा। यानी देखो, अगर आप एकाकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय चुनते हो, उसमें जोखिम कम होता है, यानी नुकसान होने की कम संभावना होती है। तो उसमें दायित्व तो असीमित होता है, यानी अगर लेनदार यानी बिज़नेस अगर लोन में डूब जाती है, तो वो आपका अपना पैसा वसूलने के लिए आपके घर तक आ सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एकाकी व्यवसाय में और साझेदारी में जोखिम कम होता है, इतनी संभावना नहीं होती है कि जोखिम होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जोखिम कम हो, जिसमें जोखिम कम होता है उस बिज़नेस को आप चूज़ करो, तो आप एकाकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय चुन सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जोखिम अधिक हो, तो आप कंपनी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिसमें सीमित दायित्व होता है, यानी लेनदार आपके घर तक भी आ सकते हैं अपना पैसा वसूलने के लिए, ठीक है? अब देखो, अब क्या है, कानूनी नियमों की आवश्यकता, यानी व्यवसाय से संबंधित आवश्यक कानूनी नियमों की जाँच करें, यानी जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप सर्च करो कि उससे संबंधित, यानी जो जिस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो, उससे जुड़ी हुई कुछ कानूनी नियम है या फिर नहीं है, उसकी जाँच करो पहले। सभी कानूनी दस्तावेज़ों की जाँच करो, यानी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे सरकारी कार्यालय में, उन सब की जाँच करो, ठीक है? फिर है स्थापना में सुविधा। इसका मतलब क्या है कि हर हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो बिज़नेस स्टार्ट करे, तो उसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो स्थापना में सुविधा हो। देखो, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कम औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। यानी जो एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, हिंदू जॉइंट फैमिली बिज़नेस है, इसमें क्या होता है, ये बहुत कम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ नियम्स मानने पड़ते हैं बस इन्हें, ठीक है? इसमें मतलब ज़्यादा औपचारिकता है, यानी ज़्यादा कानून नियमों इन सब को फ़ॉलो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कानूनी नियमों ज़्यादा इन सबको नहीं मानना पड़ता है, ज़्यादा मतलब जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ते इन्हें बार-बार, ठीक है? इसलिए यदि जो व्यवसाय अधिक औपचारिकताएँ करने में सक्षम नहीं है, उन्हें कंपनी की स्थापना का विचार या त्याग देना चाहिए। यानी जो कंपनी, अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आपका मन है कि आप कंपनी स्टार्ट करो, लेकिन आप चाहते हो कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना वो करो, ज़्यादा आपको सरकारी कार्यालय को चक्कर ना लगाने पड़े। अगर आप यानी कानूनी औपचारिकताओं से बचना चाहते हो, तो आपको इन सब में से कुछ चॉइस करना चाहिए, यानी एकाकी व्यापार चूज़ करो या साझेदारी या फिर ये। अगर आप कंपनी चूज़ करोगे तो आपको कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है? तो यानी कि स्थापना में सुविधा कंपनी की बजाय इन तीनों में ज़्यादा होती है, ठीक है? अब आता है गोपनीयता, यानी सिक्योरिटी। अगर आप देखो,
सिक्योरिटी क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसका फ़र्म है, उसकी फ़र्म में जो भी बातें होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स या जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो सीक्रेट रहें, यानी गोपनीयता रहे। सिर्फ़ हमारी तक ही सीमित रहे, बाहर वाले लोगों को पता ना चले। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी प्रतियोगित लोग हैं, जो बाकी फ़र्म्स हैं, जिनके साथ प्रतियोगिता करते हैं लोग, उन लोगों को ना पता चले उनकी सीक्रेट बातें, ठीक है? तो यदि आप व्यवसाय की जानकारी गोपनीय रखना चाहते हो, तो कंपनी के मामले में वित्तीय जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, जबकि एकल स्वामित्व में अधिक गोपनीयता होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो जानकारियाँ हैं फ़र्म की, जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बाहर के लोगों को ना पता चले, तो आप एकाकी व्यवसाय शुरू कर सकते हो, क्योंकि एकाकी व्यवसाय एक अकेला व्यक्ति होता है और वो सारी बातें उस तक ही सीमित रहती हैं, बाहर वाले लोगों को नहीं पता चलती हैं। लेकिन कंपनी का क्या है कि कंपनी को हर साल में एक बार अपने सारे खाते सरकार को दिखाने पड़ते हैं, जनता को बताने पड़ते हैं, तो उसकी जो सीक्रेट बातें होती हैं, वो सारी लीक हो जाती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़र्म की सारी बातें सीक्रेट रहें, गोपनीय रहें, तो आप एकाकी व्यवसाय शुरू कर सकते हो बजाय कंपनी के। अब आता है सरकारी नियंत्रण। इसका मतलब क्या है कि कुछ फ़र्म ऐसी होती हैं कि जिनमें ना सरकारी नियंत्रण बहुत होता है, बहुत हस्तक्षेप करती है कंपनी, मतलब सरकार बहुत हस्तक्षेप करती है, बार-बार जाँच करती रहती है, आपके खातों वगैरह को जाँच करती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि सरकार हमारे फ़र्म में इंटरफेयर ना करे, बार-बार हमारे फ़र्म के बारे में ना जानकारी, इन्फॉर्मेशन माँगे, तो देखो, सरकारी नियंत्रण से मुक्ति चाहने वाले व्यवसाय के रूप में एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय ही उत्तम रहता है। यानी एकाकी व्यवसाय में एक अकेला व्यक्ति होता है और सरकार उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। आप किस तरह भी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप अगर चाहते हो कि आप सरकारी नियंत्रण से बचो, अगर आप चाहते हो कि सरकार हमारी कंपनी में इंटरफेयर ना करे, हमारे फर्म में इंटरफेयर ना करे, तो आप एकाकी व्यवसाय शुरू कर सकते हो। कंपनी को कड़े सरकारी नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है। यानी जो कंपनी स्टार्ट करता है, उसको बहुत सारे नियमों को मानना पड़ता है। सरकारी नियंत्रण बहुत रहता है। सरकार की बहुत सारे नियम हैं जिन्हें मानना पड़ता है, अगर नहीं मानेंगे तो वो इल्लीगल कहलाते हैं। यानी अगर आप सरकारी नियंत्रण से बचना चाहते हो, तो आप एकाकी व्यवसाय शुरू कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि सरकारी नियंत्रण रहे, सरकार हमें इंटरफेयर करे हमारी फर्म में, तो आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है कर दायित्व। कर दायित्व यानी टैक्स लायबिलिटी, यानी हम कुछ भी काम करते हैं टैक्स देना पड़ता है ना, तो हर व्यक्ति चाहता है कि टैक्स कम दे, और जो जिस बिज़नेस में टैक्स कम देना होता है, ज़्यादातर लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि टैक्स आपको कम देना पड़े, तो आपको देखो किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय का पैमाना जितना छोटा होगा, कर दायित्व उतना ही कम होगा। यानी व्यवसाय जितना छोटा होगा, जैसे एकाकी व्यवसाय बहुत छोटा है, सबसे छोटा होता है एकाकी व्यवसाय, तो उसको कर यानी टैक्स बहुत कम होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टैक्स बहुत कम हो, आपको कम टैक्स पे करना पड़े, तो आप एकाकी व्यवसाय शुरू कर सकते हो, बजाय कंपनी में बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है सरकार को, ठीक है? तो ये ठीक है, और एक और देखो, हम इसमें ना एक चीज़ और सोचते हैं, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कि मतलब जैसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं, हमें नहीं पता होता है, भविष्य में क्या आ जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाए, क्या नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता होनी चाहिए आपके बिज़नेस में। अगर आप कि मतलब आपका बिज़नेस ऐसा होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आपको चेंज करना पड़े, तो ईज़िली चेंज हो जाए, आसानी से आप उस चीज़ को, उस नियम को चेंज कर सको। लेकिन देखो, कंपनी में ऐसा है कि कंपनी में आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी खोल रहे हो और फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ ऐसी परेशानी आ जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको कुछ चेंज करना पड़ रहा है, कुछ भी, मान लो आपको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ रहा है, या फिर आपको उसका माल ही चेंज करना पड़ रहा है कि हम ये नहीं ये बेचेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी में इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा कानूनी औपचारिकताएँ की जाती हैं, बहुत लंबा समय भी लगता है और खर्चा भी बहुत होता है, ठीक है? यानी लोचशीलता कम होती है कंपनी में। लेकिन एकाकी व्यवसाय साझेदारी में ऐसा होता है, बल्कि एक फर्स्ट पॉइंट पे आता है एकाकी व्यापार, कि उसमें अकेला व्यक्ति लगा होता है, अकेला व्यक्ति मालिक होता है, तो उसमें ना लोचशीलता बहुत होती है। वो जब चाहे तब चेंजेस कर सकता है अपने बिज़नेस में, जब चाहे जो बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिज़नेस में लोचशीलता रहे, कि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप ईज़िली चेंज कर सको, तो वो आप एकाकी व्यवसाय चुन सकते हो, और अगर कंपनी चुन रहे हो तो उसमें लोचशीलता कम होती है, ठीक है? और एक और आता है निरंतरता, यानी रेगुलर, निरंतरता एवं स्थायित्व। इसका मतलब ये है कि कुछ ना ऐसे लोग होते हैं, जैसे जनता है, अब हम कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो जनता को तो बुलाते ही बुलाते हैं, क्योंकि हम अकेले तो नहीं कर सकते ना। जैसे मैनेज करने के लिए मैनेजर बुलाते हैं, कर्मचारी आते हैं। तो जो भी फर्म बहुत लंबे समय तक चलती है ना, मतलब जिसकी निरंतरता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी अवधि बहुत लंबी होती है, तो उसमें ना ज़्यादा जो अच्छे ज्ञानी होते हैं, जिसका मतलब फ़र्म के बारे में, बिज़नेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो लोग उसी फ़र्म में आना ज़्यादा पसंद करते हैं,
जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी निरंतरता होती है। कोई कंपनी में मेंबर्स आएँ या जाएँ, इस बात का कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा नॉलेज वाले लोग ना कंपनी में आना ज़्यादा पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है, जल्दी बंद नहीं होती है। और जो एकाकी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, ये जल्दी बंद हो जाते हैं। जैसे मान लो एकाकी व्यवसाय अकेला व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, फिर वो पागल हो जाए या फिर कुछ ऐसी अर्जेंट इम्पोर्टेंट कुछ भी हो जाए, तो उसे अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। और साझेदारी मान लो 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति मर जाए या पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी अब एक अकेला व्यक्ति बिज़नेस नहीं कर सकता है क्योंकि साझेदारी में 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, तब भी बिज़नेस बंद करना पड़ता है। तो वो दोनों बिज़नेस एकाकी और साझेदारी जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन कंपनी लंबे समय तक चलती है। इसलिए जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है बिज़नेस के बारे में, वो कंपनी में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे फर्म में एक अच्छे नॉलेज वाले लोग आएँ, मतलब अच्छे ज्ञानी जो बिज़नेस के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हों, तो बिज़नेस उसके लिए अच्छा रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अकेले मैनेज कर सकते हैं, तो एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यापार उपयुक्त रहता है, ठीक है? तो हमने अभी पढ़ा अभी तक कि जब आप बिज़नेस की फ़ॉर्म यानी किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है, जब आप वो सब सोचते हो तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अथवा समस्याएँ। इसका मतलब ये है कि मान लो अब आपने ये सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ी, इन सारी बातों को समझने के बाद, सोचने के बाद आप चुन लेते हो कि आपको किस तरह का बिज़नेस करना है। मान लो आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने चुन लिया कि हाँ, मुझे अब कंपनी स्टार्ट करनी है। तो जब आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे अब। यानी आप कि मतलब जो भी उन उन बा मतलब इसका मतलब ये है कि इन बातों का ध्यान रखने के बाद ये होगा कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स कम आएँगी, जोखिम कम उठाने पड़ेंगे, है ना? देखो दोनों में फ़र्क ये है कि ये मत सोचना कि जो हेडिंग है दोनों में सेम-सेम लग रही है, सेम नहीं है। पहला ये है, पहली हेडिंग जो हमने अभी पढ़ी, जितने भी पॉइंट्स पढ़े, उसका मतलब ये था कि आपको किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, मध्यस्थ तरह करना है, यानी कंपनी स्टार्ट करनी है, साझेदारी करनी है, एकाकी व्यापार करना है, क्या करना है। जब हम ये सोचते हैं तब हम उन बातों का ध्यान रखते हैं। और ये हम जब पढ़ेंगे, ये है कि जब आप बिज़नेस सोच लेते हो कि आपको किस तरह का बिज़नेस करना है और जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो, शुरू करने लगते हो, मान लो कंपनी सोचा आपने कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ताकि आपको फ्यूचर में कम लॉस हो। तो पहला है व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि एक बार व्यवसाय आरंभ करने के बाद उसे बंद करना हानिकारक भी हो सकता है। व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग, निर्माणी और सेवा। देखो, इसका मतलब ये है कि व्यवसाय का चुनाव करना। जैसे आपने मान लो ये तो सोच लिया कि कंपनी स्टार्ट करनी है या साझेदारी करनी है या एकाकी व्यापार करना है, ये तो आपने सोच लिया। अब आप ये सोचोगे कि इसमें ये होता है कि आपको पहले अब ये सोचना चाहिए कि आपको उसके अंदर करना क्या है। ट्रेडिंग यानी आपको माल, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, आपको माल बनाना है, कच्चे माल से उसको तैयार करना है, या फिर आपको माल बेचना है यानी क्रय विक्रय करना है, माल खरीदना है, फिर उसको ग्राहकों को बेचना है, या फिर सर्विस यानी सेवाएं देनी है बस। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, तो किसी जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या होती है, वो माल या ना तो वो खरीदती है ना ही बेचती है, वो क्या करती है, एक स्थान से माल को दूसरे स्थान तक पहुँचाती है और बदले में उसका किराया लेती है यानी भाड़ा लेती है, वो उसका काम होता है, वो उसका बिज़नेस होता है। निर्माणी में क्या होता है कि कच्चे माल से तैयार माल को तैयार किया जाता है और इसमें क्रय विक्रय यानी माल को खरीदते हैं पहले, फिर ग्राहकों को बेचते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको उस बिज़नेस के अंदर करना क्या है, ठीक है? तो ताकि इससे क्या होगा कि मान लो आपने पहले सोचा कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, पहले बिज़नेस, आगे जाके हम चेंज कर लेंगे। यानी मतलब आपने जल्दबाजी में ये निर्णय ले लिया और आगे जाके आपको ना ये चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है बहुत बड़ा। इसलिए बोलते हैं कि व्यवसाय का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए, कि मतलब आप मान लो कंपनी खोल रहे हो, उसके अंदर करना क्या है, इस बात का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, व्यवसाय का पैमाना। यदि आप अधिक बचते चाहते हैं तो बड़े पैमाने का व्यवसाय चुनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय का पैमाना, ये मतलब सेम यही बात हुई कि आपको व्यवसाय किस स्तर पे खोलना है, छोटा, बड़ा या मध्य। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, ज़्यादा पैसे बचे, तो बड़े पैमाने का व्यवसाय चुनना चाहिए। यानी जैसे कंपनी हो गई, कंपनी में आप बड़े पैमाने पर माल बेच सकते हो। कोई कंपनी नाम से पता चल रहा है कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में माल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ऑफ़ कोर्स, ज़्यादा बचते होंगे आपके, ठीक है? मतलब ज़्यादा पैसे आएँगे आपको, ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? तो आपको ये सोचना चाहिए किस पैमाने का बिज़नेस करना है आपको,
आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्योंकि एकाकी व्यापार करोगे तो आपको उतना नहीं होगा जितना कंपनी में होगा। ठीक है। अब आता है व्यवसाय का स्थान, यानी किस जगह पे आप व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो, वो भी आपको चुनना पड़ेगा। एक फुटकर व्यापारी के लिए शहर के मध्य भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयुक्त रहता है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप फुटकर व्यापारी बनना चाहते हो, यानी आपका जो बिजनेस है वो फुटकर व्यापारी एक तरह से। फुटकर व्यापारी क्या होते हैं कि जो थोक व्यापारी से माल खरीद कर और ग्राहकों को पहुंचाते हैं। तो ये जो फुटकर होते हैं ना, ये ग्राहक जो लोग होते हैं इन लोगों से माल खरीदते हैं। एक होता है थोक व्यापार। थोक व्यापारी क्या होता है कि उत्पादनों से या फिर बड़े व्यापारियों से बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीद लेते हैं, और फिर फुटकर व्यापारी उन थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। ठीक है। और फिर वो ग्राहकों को बेचते हैं। ये फुटकर व्यापारी होते हैं, इनके पास सिर्फ एक तरह का माल नहीं होता, कई तरह के माल होते हैं, बहुत सारे। दाल, चावल, आटा, कपड़ा, बहुत तरह के हो सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं थोक व्यापारियों से और फिर ये ग्राहकों को बेचते हैं। तो एक फुटकर व्यापारी भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयुक्त। अगर आप फुटकर व्यापारी बनना चाहते हो तो एक भीड़ भाड़ वाले स्थान को सही चुना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ग्राहक लोग आते हैं। ठीक है। एक निर्माता के लिए वह स्थान उपयुक्त रहता है जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता हो। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, यानी कच्चे माल से तैयार माल बनाना चाहते हो, यानी उद्योग खोलना चाहते हो, आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, यानी कच्चे माल से तैयार माल बनाना चाहते हो, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और कपास से कपड़ा, ये सब। तो आपको कहाँ पे उस स्थान को अच्छा माना जाता है, यानी उस स्थान को चुनना चाहिए जहाँ कच्चा माल आसानी से आपको मिल सके। ठीक है। जहाँ पे किसान वगैरह आसानी से मिल सके और आप उनसे कच्चा माल आसानी से खरीद सको। यानी व्यवसाय का स्थान, यानी वो स्थान चुनना चाहिए जहाँ आपको आसानी से ग्राहक मिल सके। अगर आपका उद्योग है, यानी आप कच्चा माल से तैयार माल बना रहे हो, तो आपको आसानी से कच्चा माल मिल सके। ठीक है। चौथा है कर्मचारियों की व्यवस्था। संगठन संरचना तैयार करने के बाद निश्चित किए गए विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने बिजनेस सोच लिया है कि आपको इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने उसमें पोस्ट भी डिसाइड कर ली, यानी पद भी डिसाइड कर लिए कि इस पद पे, मतलब आपको होता है डिपार्टमेंट होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि मतलब पैसों के बारे में मतलब डिसीजन लेगा, यानी सारे निर्णय पैसों के बारे में ये पद लेगा, ये इस कंपनी को मैनेज करेगा, यानी पद नियुक्त कर दिए, यानी पद बना दिए। अब क्या इनका काम होता है कि उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त की जाए, यानी उन पदों पर व्यक्तियों को भरा जाए। ठीक है। कर्मचारियों की व्यवस्था करना, यानी अब कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो जो पद होते हैं उस कंपनी में, उन सारे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, यानी इंसानों को भरा जाए, इंसानों को उनकी जगह दी जाए। ठीक है। देखो अब आता है कि जैसे आपने कर्मचारी भर दिए, अब आता है वित्तीय नियोजन, यानी पूंजी, जो पैसा है उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या फिर सैलरी देने के लिए या फिर कच्चा माल खरीदने के लिए, वो कहाँ से आएगा, कैसे सोचते हैं। पहला होता है पूंजी की मात्रा का निर्धारण। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि पूंजी चाहिए कितनी, कितना पैसा चाहिए आपको अपनी कंपनी में, निर्धारण करना, यानी कितनी मात्रा में कितनी चाहिए आपको पूंजी। पूंजी की मात्रा का निर्धारण करते समय व्यवसाय की स्थायी तथा चालू संपत्तियों में विनियोग की जाने वाली राशि को जोड़ा जाता है। स्थायी संपत्तियाँ यानी जैसे ज़मीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट वगैरह खरीदने के लिए स्थायी संपत्तियाँ होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और चालू संपत्तियाँ जो होती हैं जो रेगुलर यूज़ में काम आती हैं, जो रोज़मर्रा के उसमें काम आती हैं। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पूंजी की हमें कितनी चाहिए। जो आपकी स्थायी संपत्तियाँ हैं, जितने पैसों में आपने खरीदी हैं, और जितनी चालू संपत्तियाँ हैं, उन दोनों के पैसों को जोड़कर पता चलता है कि इतने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। अब है पूंजी के स्रोतों का निर्धारण, यानी आपने डिसाइड तो कर लिया कि इतनी पूंजी यानी इतने पैसों की ज़रूरत है। अब आता है कि वो पैसे आएंगे कहाँ से, स्रोत यानी कहाँ से आएंगे, सोर्सेस। ठीक है। यह निर्धारण करना कि पूंजी कहाँ से आएगी अंशों या ऋण पत्रों को जारी करके, यानी इसमें ये सोचा जाता है कि पूंजी आएगी कहाँ से, इतना पैसा जो हमने डिसाइड कर लिया, अब ये आएगा कहाँ से। अगर हमने कंपनी खोली तो हम अंश यानी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है। कि हम उधार, इसमें सोचा जाता है कि जो पूंजी हमने निर्धारण की है, जो डिसाइड किया है कि इतनी पूंजी चाहिए, वो हमें आएगी कहाँ से, उधार लेना होगा, शेयर्स इशू करने होंगे या डिबेंचर्स इशू करने होंगे, ये सब इसमें सोचा जाता है। ठीक है। अब आता है प्रतिभूतियों का समय व मूल्य। प्रतिभूति क्या होते हैं, जो हमें पैसे दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिभूति। ठीक है। जो हमारी कंपनी में पैसे लगाते हैं। प्रतिभूतियों यानी अंशों व ऋण पत्रों को कब और किस मूल्य पर निर्मित किया जाएगा, यानी इन्वेस्टर्स के लिए जो हम शेयर्स इशू करते हैं, जो डिबेंचर्स इशू करते हैं, वो हम कब करेंगे और कितने पैसे में करेंगे, इसमें ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है। शेयर्स यानी अंश और ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स।
जो अंश होते हैं, जो लोग इन अंशों को खरीदता है वो इस कंपनी का मालिक बन जाता है, और जो ऋण पत्र को खरीदता है वो लेनदार होता है। उसको हम उसके जितना पैसा देता है हमें, उस पे हम उसको ब्याज देते हैं एक निश्चित दर पर, और अंशों को हम लाभ देते हैं। और अंश 2 तरह के होते हैं, समता अंश और पूर्व अधिकार अंश। वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिभूतियों का समय व मूल्य, यानी जो आप शेयर्स वगैरह इशू करोगे, यानी जो शेयर्स, अंश हैं, ऋण पत्र हैं, जो जारी कब करोगे और कितने पैसों पे, कितने मूल्य पे करोगे इन्वेस्टर्स के लिए, वो डिसाइड किया जाता है इसमें, ठीक है। अब आता है मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था। अब देखो, आपने पैसे डिसाइड कर लिए, ठीक है, और आपने कर्मचारी वगैरह भी सब रख लिए, अपनी बिल्डिंग वगैरह सब बना ली। तो अब क्या आता है कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है और जो पैसे इकट्ठे किए हैं, पैसों से मशीनरी वगैरह खरीद के उस बिल्डिंग में अच्छी जगह पे लगाना है। पूंजी की व्यवस्था करने के व्यवसाय के लिए मशीनरी और बाकी उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी पूंजी की व्यवस्था करने के बाद, यानी पैसे डिसाइड हो गए हैं अब कि कितने पैसे चाहिए और कहाँ से आएंगे, ये सब भी डिसाइड हो गया है अब। तो अब क्या करना होगा कि जो मशीनरी वगैरह हमने ख़रीदी हैं उन सबको किस तरह से और कहाँ लगाएं। और हमें ना जो हम मशीन वगैरह ख़रीदते हैं, अभी जो उपकरण होते हैं, जो प्लांट वगैरह होते हैं, उन्हें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर एक तो वो जगह कम घेरे कंपनी में, ताकि और काम बाकी भी हो सके। और ऐसे लगाना चाहिए जो कर्मचारी हैं, जो मशीनों को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब आता है व्यवसाय आरंभ करना। व्यवसाय आरंभ करना यानी आपने मान लो सब कुछ सोच लिया है कि आपने देखो आपने ये भी सोच लिया है कि बिज़नेस किस तरह करना है आपका, ठीक है, क्या बेचना है उस बिज़नेस के अंदर, आपने ये सोच लिया। अब आपने ये भी सोच लिया है कि कर्मचारी जो हमने पद नियुक्त किए थे उन पे आपने कर्मचारी भी भर लिए, अपने पैसे भी डिसाइड कर लिए कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत है, कहाँ से आएंगे ये भी कर लिए, और आप पैसों के लिए अंश और ऋण पत्र कब जारी करोगे ये भी कर लिया। जो मशीनरी वगैरह उपकरण थे उनकी व्यवस्था कैसे करोगे, कहाँ रखोगे, वो भी डिसाइड कर लिया। सब कुछ करने के बाद अब लास्ट क्या होगा, व्यवसाय आरंभ करना। अब आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। यह सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देंगे जो हमने बिज़नेस सोचा है, तो जैसे कंपनी सोचा है तो कंपनी स्टार्ट कर देंगे, एक आगे व्यवसाय सोचा है तो एक आगे व्यवसाय शुरू कर देंगे, साझेदारी सोचा है तो साझेदारी शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यवसाय में गोपनीयता बनाए रखना अगर आप चाहते हो तो कौन सा व्यवसाय संगठन आप शुरू करना चाहोगे। तो मान लो गोपनीयता या सीक्रेट्स रखना चाहते हो, मान लो आप किसी बिज़नेस आप चाहते हो कि हमारी बातें सीक्रेट्स रहे, बाहर ना लीक हो, तो आप वो कौन सा बिज़नेस करोगे, एकाकी व्यापार, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीक्रेट्स लीक नहीं होते, एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं, ठीक है। और मान लो अगर आप सरकारी नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहते हो तब कौन सा करोगे, तब भी आप एकाकी व्यवसाय कर सकते हो, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी 1% भी सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। और मान लो आप उत्पादन का पैमाना बड़ा रखना चाहते हो, मान लो आप जो माल आप बेचोगे या फिर जो बनाओगे वो बहुत बड़ी मात्रा में बनाना चाहते हो, तब कौन सा बिज़नेस या कौन सी फर्म स्टार्ट करना चाहोगे, कंपनी। कंपनी होगी, कंपनी में हम बड़ी मात्रा में माल बना सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको वो ईज़िली मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।